जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन भी सही तरीके से चल रही होगी। मैं आशीष पांडे एक बार फिर से आप सभी का एक नए वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, इसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। आधुनिक भारत का इतिहास एंडिंग पॉइंट पर है। कोशिश रहेगी कि कल से ही हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कर दें, लेकिन उसका बेस बनाने के लिए हम लोगों ने एक चैप्टर देखा था जिसका नाम था भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास। आज उसका हम लोग दूसरा पार्ट कवर करने वाले हैं, क्योंकि यदि आप किसी भी आयोग की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, चाहे वह यूपीएससी हो या फिर कोई भी स्टेट पीएससी, तो वहां पर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे एक्ट लाए गए, कई अधिनियम है, सबके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट थे, सबसे लास्ट में हमने देखा था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, उससे क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक बार उठाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक। और आज हम लोग 4 से 5 और अधिनियम के बारे में बात करेंगे। फिर हम ये भी देखेंगे कि भारत में किस प्रकार से इंडिपेंडेंट के बाद, स्वतंत्रता के बाद समाचार पत्रों का विकास हुआ। सारी चीजों को डीपली समझेंगे। उम्मीद है आपको ये मेरा प्रयास पसंद आएगा। यदि आप लोग पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आप लोग एक बार टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर सारे कंटेंट की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है। चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। एक मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, इस वीडियो को कहीं ना कहीं मैं एक माध्यम बना रहा हूं और आज मैं आपका रिवीजन करवाने वाला हूं। जी हां, बंगाल विभाजन 1905 में जब बंगाल का विभाजन होता है, तब से लेकर 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम तक जितने भी एक्ट, जितने भी आंदोलन लाए गए, सबके बारे में मैं आपको इसका प्रेफरेंस देकर समझाने वाला हूं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो चीजें बोर्ड पर लिखी हैं सिर्फ वही आपको मिलेंगी, बिल्कुल नहीं। आपको बहुत सारी चीजें ओरल रूप में मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक बार हम लोग बेस को बना लेते हैं कि सर हम लोगों को भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इनमें क्या क्या बदलाव हुए, इतने सारे अधिनियम क्यों लाए गए। देखिए होता क्या है, भारत में 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे आप लोग बोलते हैं, वहां भारत आती है व्यापार करने। लेकिन धीरे धीरे करके वह क्या करती है, भारत में व्यापार तो करती ही है। जब वह देखती है कि यहाँ की जो छोटी छोटी देसी रियासतें हैं वे आपस में टकरा कर रही हैं, लड़ रही हैं, तो उन्होंने क्या किया, फूट डालो राज करो की नीति अपनाई और एक रियासत की तरफ से ये सपोर्ट करके दूसरी रियासत को पराजित कर देते थे और उससे कुछ चीजें अपने फेवर में कर लेते थे। इस तरह से करते करते इन्होंने क्या किया, व्यापारिक दृष्टिकोण को अपनाए हुए इन्होंने राजनीतिक दृष्टिकोण की तरफ अपने माइंड को डाइवर्ट किया कि अब हम भारत पर कहीं ना कहीं शासन कर सकते हैं। इस तरह से इन्होंने क्या किया, 1757 में इन्होंने प्लासी की लड़ाई लड़ी, उसमें आपने पढ़ा मीर जाफर के बारे में, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद 1757 के बाद ये चले जाते हैं बक्सर के युद्ध में। जब ये बक्सर के युद्ध में भी विजयी घोषित हो जाते हैं, जिनमें 3 सेनाएं संयुक्त रूप से लड़ती हैं, उनमें जब ये विजयी हो जाते हैं तो इन्हें लगता है कि अब हम भारत पे शासन कर सकते हैं। तो कई कठपुतली नवाब बिठाते हैं, धीरे धीरे करके ये द्वैध शासन लेकर आते हैं। और द्वैध शासन में जब इनको लगता है कि ये जो नवाब है ये हमारी बातों को अब नहीं मान रहा है, क्योंकि कुछ नवाब ऐसे भी थे जो क्या कर रहे थे, जैसे मीर कासिम वगैरह, इन्होंने क्या किया कि ये कंपनी से भी अपने आप को अलग करने की कोशिश करने लग गए। सब कुछ मैं आपको स्पेशल वीडियोस में बता चुका हूं, बस मैं आपका बैकग्राउंड तैयार कर रहा हूं कि इन सारी चीजों को पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी। मेरा टारगेट यूपीएससी, स्टेट पीएससी होता है, इसलिए चीजें आपको डीपली मिलेंगी, ठीक। तो जब ये बक्सर के युद्ध में विजयी होते हैं ब्रिटिशर्स, तो भारतवर्ष पर ये कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से शासन करने लगते हैं। फिर टाइम पीरियड आता है 1857 का। 1857 आते आते भारतीय जनता में भी जागरूकता आती है। वो धीरे धीरे समझने लगते हैं कि ये वो लोग नहीं है जो भारत में आकर लूटपाट करके चले जाते थे। अब ये क्या करने वाले हैं कि ये भारत में आए हैं, लूट कर रहे हैं और यहाँ की चीजें अपने देश ले जा रहे हैं और ये स्थिर हो रहे हैं, हमारे ऊपर शासन चला रहे हैं। तो लोगों के, इनके खिलाफ लोगों में विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। तो कहीं ना कहीं 1857 जैसी क्रांति हो जाती है। जैसे ही 1857 की क्रांति होती है, कुछ लोगों के सपोर्ट से इन्होंने क्या किया, उसे दबाया। और उसके बाद इन्हें लगता है कि 1857 की क्रांति जैसा विवाद या फिर विद्रोह अगर आगे कभी भी होता है तो कहीं ना कहीं हमें भारतवर्ष को छोड़कर जाना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया कि अब भारत पर प्रत्यक्ष रूप से शासन करने लग जाएंगे और भारत में जितने भी इनके ब्रिटिश प्रांत थे उनको कहा जाने लगा क्या, 1858 का अधिनियम आता है और उन्हें कहा जाता है कि अब पूरे के पूरे भारतवर्ष पे जहां जहां कंपनी का अधिकार था, अब ब्रिटेन की संसद वहां पर अपना अधिकार चलाएगी और अपना कानून लागू करेगी। तो हम लोग पढ़ते हैं 1773 से 1857 तक हम लोग पढ़ते हैं क्या, कंपनी का शासन, ये हम लोग पॉलिटी में पढ़ते हैं। फिर 1857 से लेकर
1947 तक हम ताज का शासन पढ़ते हैं, ब्रिटेन की संसद का शासन पढ़ते हैं कि भारत पूरी तरह से ब्रिटिशर्स का गुलाम हो जाता है। कब होता है? तो 1858 के अधिनियम के बाद, ठीक है ना। तो होता क्या है, लोगों में जागरूकता फैलती है, धीरे धीरे लोग क्या करते हैं, इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो क्या करते हैं, फिर से इनके खिलाफ विद्रोह करने लग जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि भारतवर्ष में न्यूज़पेपर का विकास सबसे पहले पुर्तगालियों ने किया। पुर्तगालियों ने पहली बार क्या किया, किताब की छपाई की, प्रकाशन किया। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को भी यहां से हटाया, पराजित करके। मैंने युद्ध वगैरह आपको पढ़ाया है। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में क्या करती है, प्रेस का स्थापना करने लग जाती है और मुद्रक वगैरह बहुत सारे प्रकाशक आ जाते हैं। धीरे धीरे ये न्यूज़पेपर का विकास कर देती है। कहीं ना कहीं ये न्यूज़पेपर का विकास जब इसे लगता है कि इसके ही सत्ता के खिलाफ जा रहा है, खिलाफ मतलब कि भारतीय जो लोग थे उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अपना न्यूज़पेपर की कंपनी वगैरह चलाया करते थे और पत्रिकाएं वगैरह छापते थे, तो उनके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाने लगा, क्योंकि उसमें इतना नेटवर्क वगैरह तो नहीं था ना। तो न्यूज़पेपर हो या फिर पत्रिकाएं हो, लोग खूब पढ़ा करते थे जो शिक्षित वर्ग के लोग थे, तो वो पढ़ के लोगों को बताते थे ब्रिटिशर्स के बारे में। तो कहीं ना कहीं ये न्यूज़पेपर उनके खिलाफ ही होने लग गया। लोग इसका उपयोग यहां से ब्रिटिश की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए करने लग गए, अर्थात ग्रामीण जनता को भी इसको ब्रिटिशर्स के खिलाफ जागरूक करने लग गए। तो जब वो देखते हैं कि ये न्यूज़पेपर हमारे ही खिलाफ धीरे धीरे होता जा रहा है, तो इसे भगाने की कोशिश करते हैं, न्यूज़पेपर पर नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे अधिनियम लाते हैं, जिसके प्रेफरेंस में हम लोग आज दूसरा वीडियो शूट कर रहे हैं। भारत में न्यूज़पेपर लेकर कौन आया? तो वो लेकर आए पुर्तगाली। और इसका सदुपयोग किसने शुरू किया? हम लोग। जो राष्ट्रवादी आंदोलन के नेता थे उस समय के, बहुत सारी पत्रिकाएं आई, बहुत सारे न्यूज़पेपर आए। जैसे आप लोग बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन लोगों ने क्या किया था, इनका सहारा लेके लोगों को जागरूक किया। तो पिछले वीडियो में हमने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के बारे में पढ़ा था। आज उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे समाचार पत्र अधिनियम 1908। मैं आपको बताया हूं कि सारा प्रेफरेंस दूंगा, वीडियो बड़ा होगा लेकिन शानदार होने वाला है, स्टोरी के तौर पर लेकर चलिएगा, सारा रिवीजन में करवाऊंगा। यदि हम 1958 की बात करें तो उस समय समाचार पत्रों पर नियंत्रण करने के लिए जो अधिनियम लाया गया वो क्या था? वो था कि जो भी पंजीकरण, जो भी रजिस्ट्रेशन हुआ है न्यूज़पेपर कंपनियों का, उनको रद्द कर देगी सरकार। ऐसा अधिकार 1908 के अधिनियम के माध्यम से किया गया। ऐसा क्या? लोगों ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो इसने कहा कि आप लोग बहुत ज्यादा मात्रा में बंगाल विभाजन की आलोचना कर रहे हैं न्यूज़पेपर वगैरह में, जिससे लोगों में हिंसा भड़क रही है, ब्रिटिशर्स की हत्याएं की जा रही हैं, या फिर आपस में हिंदू मुस्लिम हो रहा है। तो उस पर हम अंकुश लगाने के लिए अधिनियम ला रहे हैं कि हम आपकी जमानत जब्त कर देंगे जो सरकार के खिलाफ न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकालेगा या कोई भी आर्टिकल देगा। अब आप कहेंगे सर ये बंगाल विभाजन क्या है? यही मैंने आप लोगों से बोला कि मैं आपका रिवीजन करवाऊंगा, पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों साथ में लेकर चलिएगा। टाइम पीरियड था 1905 का। 1905 में क्या होता है, आपको पता होगा कि जब ब्रिटिशर्स भारत में आए तो सबसे पहले जब इन्होंने बक्सर का युद्ध जीता, बक्सर का युद्ध जीतने के बाद इलाहाबाद की क्या होती है, संधि होती है। कब? 1765 में इलाहाबाद की संधि के माध्यम से बंबई, मद्रास और बंगाल की रियासत इन्हें मिल जाती है, दीवानी का अधिकार इन्हें मिल जाता है। तो बंगाल बहुत ही प्रभुत्व संपन्न उस समय राज हुआ करता था, कृषि के माध्यम से भी और राजनीतिक तौर पर भी। क्यों, मगध वगैरह आपने पढ़ा, ये सब कुछ के बारे में मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक। तो बंगाल पर इन्होंने क्या किया, नियंत्रण किया हुआ था। बंगाल बहुत बड़ा प्रांत था। आज जो आप लोग क्या देखते हैं, पश्चिम बंगाल हमारा और बांग्लादेश देखते हैं, पहले ये बांग्लादेश और आसाम भी, त्रिपुरा भी, ये सब कहीं ना कहीं बंगाल के हिस्सा हुआ करते थे, ओडिशा भी हुआ करता था। तो इन्होंने कहा कि बंगाल का जो प्रांत है बहुत बड़ा है और इसका हम विभाजन इस तौर पे कर रहे हैं कि इसके राज्य प्रशासन को चलाना मुश्किल हो रहा है, इस माध्यम से हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। ऐसा किसने कहा? लॉर्ड कर्जन ने कहा, जो उस समय बंगाल का विभाजन कर रहा था। लेकिन लोगों ने समझ लिया कि कहीं ना कहीं जो आज का बांग्लादेश है, पहले यह पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था, स्वतंत्रता के पूर्व इसे इन्होंने पूर्वी बंगाल के रूप में स्थापित कर दिया। पश्चिम बंगाल के एक तरह से बंगाल का विभाजन करके पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल के रूप में विभाजित कर दिया। जो पूर्वी बंगाल था वहां पर मुस्लिम बाहुल्यता थी, मुस्लिम लोग वहां पर निवास करते थे बहुत ज्यादा मात्रा में।
ठीक है ना। तो इस तरह से चीजें बदलती हैं और ये फूट डालो राज करो की नीति शुरू करते हैं। तो हिंदू और मुसलमान जो इनके लिए बहुत बड़ी एक तरह से क्या थे, प्रतिद्वंदिता थे कि आपस में यदि ये मिले रहेंगे तो ये हमें कभी ना कभी यहां से भगा सकते हैं। तो ये दोनों आपस में ना मिल पाए, इसलिए इन्होंने बंगाल का विभाजन सांप्रदायिक तौर पर कर दिया अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इन्होंने जो प्रेफरेंस दिया वो ये था कि प्रशासन संभालने में असुविधा हो रही है, ऐसा नहीं कि हिंदू मुस्लिम को अलग कर रहा हूं। ठीक, तो इस तरह से इन्होंने बंगाल का विभाजन किया। तो जायज सी बात है जनता में आक्रोश आएगा, जनता इनके खिलाफ विद्रोह वगैरह करने लगेगी और न्यूज़पेपर के माध्यम से चीजें और जनता तक पहुंचाई जाने लगी कि ब्रिटिशर्स हमें भी बंटवारा कर रहे हैं। अभी आगे और देखिएगा। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, पंजीकरण को समाप्त करने की बात कर दी। ठीक है, प्रेफरेंस समझिए, बस इस पर कम फोकस करिए, जो चीजें बोल रहा हूं वो समझिए। फिर आता है भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910। अब 1910 से आप लोगों को कुछ एक्ट याद आने चाहिए, जैसे कि 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। ध्यान से देखिएगा, पहले इस प्रेफरेंस को समझ लीजिए, फिर मैं उस पर जाऊंगा। इन्होंने 1910 में क्या कहा कि सरकार को पंजीकरण जमानत का अधिकार दे दिया गया है कि जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, अब उसकी जमानत राशि गवर्नमेंट आपसे वसूल करेगी। यदि आप न्यूज़पेपर छापना चाहते हैं, प्रकाशन करना चाहते हैं, आप प्रकाशक बनना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जमानत राशि देनी पड़ेगी। और जमानत की जो राशि होगी वो 500 से 1000 रुपए तक होगी। और गवर्नमेंट अब जब भी मर्जी गवर्नमेंट की करेगी, वो आपके पंजीकरण को रद्द कर देगा। और ये कहां का अधिनियम था, 1908 वाला। इसमें भी दे दिया गया प्रेफरेंस, मतलब कि सरकार जब मर्जी आपके न्यूज़पेपर को क्या करेगी, रद्द कर देगी, या प्रकाशन नहीं कर सकते हैं। और फिर से रजिस्ट्रेशन करवाइए, उसके लिए 1000 से 10,000 रुपए तक शुल्क इन्होंने रख दिया कि आप इतना पैसा देंगे तो आपका री रजिस्ट्रेशन होगा, पुनः रजिस्ट्रेशन होगा, पुनः पंजीकरण होगा। तो ये सब क्यों कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि सरकार हम पर क्या कर रही थी, शासन कर रही थी, और वो नहीं चाहती थी कि लोग जनता को जागरूक करें। और जनता जागरूक हो रही थी क्यों, क्योंकि न्यूज़पेपर वगैरह गांव तक जाया करते थे, लोग इनके बारे में पढ़ते थे। एक प्रबुद्ध बुद्धिजीवी लोग प्रत्येक गांव में हुआ ही करता था, ठीक है ना। तो वो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ के लोगों को सुनाता था कि यार ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं और हम लोग ऐसे बैठे हैं, चलिए हम लोग साथ देते हैं अपने राजनेताओं का। तो हिंसाएं भड़क रही थी, तो इस पर ये नियंत्रण करना चाहते थे। अब ये टाइम पीरियड सर आपने क्यों बताया इंपॉर्टेंट है, 1909 का यदि आप लोग टाइम पीरियड देखें तो मार्ले मिंटो सुधार आता है। मार्ले मिंटो सुधार के माध्यम से क्या किया जाता है कि इन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन की प्रणाली भारतवर्ष में शुरू कर दी। सबसे पहले भारतवर्ष में सांप्रदायिकता के आधार पर बंटवारा किसने किया, तो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार ने किया। इसका जनक भी मार्ले को कहा जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया कि जो मुस्लिम थे, मुस्लिमों को हमसे अलग करने की कोशिश की, मतलब हिंदू और मुस्लिम में इन्होंने फूट डालने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि मुस्लिमों को अलग प्रतिनिधित्व दिया जाएगा इलेक्शन में आने के लिए, चुनाव में आने के लिए। सर इसका मतलब क्या है, जिस क्षेत्र में ज्यादा मुसलमान आबादी है वहां से एक मुस्लिम नेता ही चुनाव में आएगा और वो ही इलेक्शन में जीतेगा, वोट उसे मुस्लिम ही देंगे। तो सांप्रदायिक निर्वाचन की बात सबसे पहले 1909 के आर्टिकल में की जाती है, 1909 के एक्ट में की जाती है। कहीं ना कहीं ये बीजारोपण हो रहा था भारत के विभाजन का, जो 1947 में आता है माउंटबेटन योजना के तहत। 3 जून 1947 को विभाजन की योजना, भारत और पाकिस्तान नामक 2 संप्रभु राष्ट्र बनते हैं। कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स की ही देन थी, जो 1909 से शुरू हो गई थी। इन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन की बात कर दी थी। तो 1909 के अधिनियम का महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है कि 1909 में क्या किया गया कि इन ब्रिटिशर्स ने हमारे भारतवर्ष में हिंदुओं से मुस्लिमों को अलग करने की कोशिश की, सांप्रदायिक निर्वाचन की बात की। तो न्यूज़पेपर में आर्टिकल वगैरह आने लगे, तो उस पर कंट्रोल करने के लिए 1910 का अधिनियम लाया गया। उम्मीद करता हूं कि ये प्रेफरेंस आप लोग समझ रहे होंगे और ये भी जान रहे होंगे कि मैं ये चीजें बोल क्यों रहा हूं, क्योंकि आपको ये जानना आवश्यक है, आपको रिवीजन करना है, ठीक है ना। इसलिए मैं सारी चीजें इतनी तेजी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, फैन वगैरह चलाया नहीं हूं जिससे आप लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। चलिए फिर क्या होता है, प्रेस इंक्वायरी कमेटी आती है 1921 में। देखिए होता क्या है कि 1910 का अधिनियम ये लोग लाए, धीरे धीरे करके इन्होंने क्या किया कि पूरे समाचार पत्रों पर बहुत कड़े प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। और उसका भी रीजन आप पढ़िए 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में कुछ अच्छी चीजें भी हुई जो आज भी भारतवर्ष में चल रही हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसे भी हो गई जो भारतवर्ष को और पीछे ले जाने की बात करने लग गए। यदि मैं आपसे बात करूं तो पहली बार क्या हुआ था, पहली बार भारतवर्ष में
राज्यों का बजट केंद्र के बजट से अलग किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में भी, जो हाल ही में होने वाला है। किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहले राज्यों के बजट को केंद्र के बजट से अलग कब किया गया? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के माध्यम से। राज्यसभा और लोकसभा का भी गठन किया गया था इसी के माध्यम से। और जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, इसका भी गठन 1919 में कर दिया गया था। पूर्णतः नहीं, 1926 में आया था पूरी तरह से, लेकिन 1919 में इसका भी प्रावधान रखा गया कि एक ऐसे आयोग का गठन किया जाए जिससे सिविल सेवक चुने जाएं। ठीक, तो बहुत सारी चीजें उसमें भी ऐसी हुई थी जो ब्रिटिश के भारतवर्ष के खिलाफ थी। ये सारी चीजें तो भारत के प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं ठीक थी। तो काम चल रहा है बढ़िया से। तो प्रेस इंक्वायरी कमेटी 1921 में लाई जाती है इन कठोर कानूनों को, प्रेस कानूनों को नियंत्रित करने के लिए, इसकी जांच करने के लिए। कठोर प्रेस कानूनों की समीक्षा करने के लिए लाया जाता है। इसकी अध्यक्षता किसने की? तेज बहादुर सप्रू ने। यूपीएससी और स्टेट पीएससी के प्रीलिम्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि प्रेस इंक्वायरी कमेटी 1921 के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे तेज बहादुर सप्रू। इस कमेटी ने किया क्या सर, कुछ बताइए हमें। इस कमेटी ने क्या किया? दो प्रमुख कार्य किए। जो 1908 का अधिनियम था और 1910 का जो अधिनियम था, इसे पूरी तरह से इसने समाप्त कर दिया कि अब किसी भी तरह का पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा, किसी भी प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं होगा। मतलब अब इसे आगे बढ़ाया जाएगा, कंटिन्यू किया जाएगा। आपके रजिस्ट्रेशन को अब रद्द नहीं किया जाएगा, ना आपसे जमानत राशि ली जाएगी, न आपको री रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत पड़ेगी, पुनः पंजीकरण की आवश्यकता अब आपको नहीं पड़ेगी। तो ये किसने किया? प्रेस इंक्वायरी कमेटी। किस कमेटी के माध्यम से भारतवर्ष में समाचार पत्र अधिनियम 1908 और भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910 को समाप्त किया गया? तो 1919 की प्रेस इंक्वायरी कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे तेज बहादुर सप्रू जी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा एक बात बताइए, मैं आप लोगों को इतना सीरियस होकर पढ़ाता हूं, कहीं आप लोग बोर तो नहीं होते? ऐसा तो नहीं लगता कि आप लोगों को कॉमेडी वगैरह की आवश्यकता है? देखिए, मैं इन चीजों पर फोकस करता हूं कि टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर किसी भी चीज में, सिलेक्शन में आपके खास करके। तो मैं कॉमेडी तो नहीं कर सकता। देखिए मैं आपको बता दूं, मैं सीरियस होकर क्लासेस लेता हूं। आप लोग पढ़िए, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट तो जरूर किया करिए, शेयर करिए दोस्तों में, ठीक है ना। तो थोड़ा फोकस करिए, सेलेक्ट हो जाएंगे तो बहुत टाइम पड़ा है आपके पास कॉमेडी वगैरह करने के लिए, ठीक है ना। मैं उस टाइप का टीचर नहीं हूं कि मैं क्लासेस लेता रहूं, आधे घंटे की क्लास दो और आधे घंटे में आपसे कॉमेडी करता रहूं, हंसाता रहूं, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग फोकस करके सिर्फ पढ़ते रहिए। मैं जो स्टोरी चीजें लेकर चल रहा हूं, आपको लगना ही नहीं चाहिए कि आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ठीक। और एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, यदि आप लोग सिलेक्शन चाहते हैं ना, तो सिलेक्शन जब तक नहीं पा जाते अपने प्रिपरेशन के टाइम में कभी भी मोटिवेशनल वीडियो मत देखिएगा। तोड़ देंगे, फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाएंगे आप लोग, बहुत ज्यादा। जी हाँ। और यदि आपको मोटिवेशन की आवश्यकता है ना, तो सबसे बड़ा मोटिवेशन यह है कि अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में सोच लीजिए। आप ये प्रिपरेशन क्यों कर रहे हैं, क्यों बनना चाहते हैं आप आईएएस या फिर कोई भी अच्छा ऑफिसर। बस उससे बड़ा मोटिवेशन आपके लाइफ में कुछ भी नहीं है। ये मोटिवेशनल चैनल वाले सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बरगला रहे हैं, और खास करके कोचिंग वाले जो हैं, बच के रहिए उन टीचरों से। अच्छा लगेगा सुनने में, लेकिन वो आपके फ्यूचर के लिए कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, साइकोलॉजी इफेक्ट बहुत ज्यादा डालता है आपके ऊपर यदि आप लोग मोटिवेशनल चैनल देखने लग गए तो, ठीक। मोटिवेट होना है, अपने बारे में सोचिए। खुद से बड़ा मोटिवेशन क्या है यार? हम क्यों नौकरी क्यों करना चाहते हैं, हम इस वीडियो को क्यों देख रहे हैं? ये सारी चीजें तभी आएंगी जब आपका कोई एक रीजन होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं ये नौकरी क्यों करना चाहता हूं। सोचिए और इस पर विचार करिए। कॉमेडी और मोटिवेशन के पीछे मत भागिए। आप एक स्टूडेंट हैं, आप क्या हैं, एक तरह से फाइटर हैं। आपसे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं है यहाँ। जो भी है आपके पास, बस उसी में खुश रहिए, प्रिपरेशन करिए, जिस चीज के लिए आए हैं उसे अचीव कर लीजिए। अच्छा लगेगा, पूरी लाइफ पढ़िए कॉमेडी करने के लिए और मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह देखने के लिए, फिर आप भी बनाने लगिएगा, है ना। बनाइएगा मत, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए टॉपिक पर आते हैं हम लोग। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1931 लाया जाता है। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, 1931 की आपने बात कर दी, 1921 की बात की। अच्छा 1921 का जब आया था उसके पहले आपने देखा होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 1919 में। उसके बाद क्या होता है, हंटर कमीशन का गठन किया जाता है जलियांवाला बाग का क्या करने के लिए, समीक्षा करने के लिए, हत्या की। तो उसमें जिसने गोली चलवाई थी ना, उसको सही ठहरा दिया था हंटर कमीशन ने। तो इन सब के विरोध में क्या होता है, हमारे जो महात्मा गांधी बापू जी थे ना, उस समय 1915 में एंट्री कर चुके थे, खेड़ा, चंपारण, अहमदाबाद का आंदोलन कर दिए। उसके बाद उभरती हुई शक्ति समझ में आए, जनता को साथ में लेकर चलने लग गए थे। कौन? महात्मा गांधी जी। तो इन्होंने क्या किया, शुरू कर दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन।
ठीक है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन था। और साथ ही साथ यदि मैं आप लोगों से बात करूं, असहयोग आंदोलन था। सविनय अवज्ञा आंदोलन तो आप लोगों को 1932 के करीब मिलेगा, असहयोग आंदोलन आपको मिल जाएगा 1920-21 में, ठीक है ना। उसी समय खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था। तो बहुत सारी चीजें मिक्सअप हुई है यहाँ पर, तो याद रखिएगा, ये पॉइंट बताना मैं आपको भूल गया। आइए 1931 में आते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा, 1931 का अधिनियम लाया जाता है, इसके साथ भी बहुत सारे क्या किए जाते हैं, बदलाव किए जाते हैं प्रेस कानूनों पर। प्रेस कानून के माध्यम से सभी प्रकाशकों पर नियंत्रण किया जाता है। ऐसा क्यों होता है सर? 1931 की बात आप डायरेक्ट कर रहे हो, कुछ तो बताओ इसके पीछे। उस समय भारत में हो क्या रहा था, क्या हो रहा था भारतवर्ष में उस समय? मैं यदि आपसे बताऊं तो 1927 में आपके पास आया था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे थे, लाला जी की मृत्यु हो चुकी थी। मैंने आपको बताया 1909 में मार्लियामेंटो सुधार के माध्यम से हमारे पास, हमारे भारतवर्ष के मुस्लिमों को हिंदुओं से अलग करने की कोशिश की गई, सांप्रदायिक निर्वाचन की बात की गई। लेकिन 1932 का टाइम पीरियड आता है, अभी इसके आगे मैं प्रेफरेंस दूंगा। 1932 में क्या होता है, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था जिसका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड, कम्युनल अवार्ड लेकर आ जाता है, सांप्रदायिक पुरस्कार, सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा कर देता है वो। और वो करता क्या है उस अवार्ड के माध्यम से, जैसे कि भारतवर्ष में मुस्लिमों को अलग कर दिया गया पृथक निर्वाचन के लिए, 1932 के सांप्रदायिक अवार्ड के माध्यम से उसने क्या कहा कि अब भारतवर्ष में सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन और दलितों को भी अलग निर्वाचन दिया जाएगा। ऐसा किसने कहा? रैमजे मैकडोनाल्ड ने ऐसा कह दिया। गांधी जी उस समय यरवदा जेल में क्या थे? बंद थे। पूना की यरवदा जेल में वो बंद थे। जब उन्हें इस चीज का आभास होता है, उन्हें ये चीज पता चलती है कि ये ब्रिटिशर्स अब हम हिंदुओं में से, हम भारतवासियों में से हमारे मुस्लिम भाइयों को तो ये अलग करने की कोशिश कर ही रहे हैं, कहीं ना कहीं ये दलितों को भी अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने अनशन शुरू कर दिया, महात्मा गांधी जी ने, बापू जी ने। कहां पर? यरवदा की जेल में, पूना में। गांधी जी अनशन करते हैं। अनशन का मतलब है अन्न पानी छोड़ देते हैं। तो ब्रिटिशर्स प्रभावित, तो अगर गांधी की मृत्यु हो जाती है जेल के अंदर तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा संकट हो जाएगा। तो उनसे समझौता करने की बात की गई। तो आपने पढ़ा है हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में। अंबेडकर जी दलितों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। वो भी कह रहे थे कि हाँ, दलितों को कुछ % आरक्षण तो चाहिए। चलिए ठीक है, मैं आपको बता दूं, कई बार आप पढ़ते हैं ना, विरोधाभास आपको दिखता है अंबेडकर जी में और महात्मा गांधी जी में। अगर मैं आपसे बात करूं, इन दोनों का लक्ष्य एक ही था, भारत को स्वतंत्र करवाना, लेकिन इनके तरीके थोड़ा अलग थे। तो इनमें कभी भी आप लोग भेदभाव मत करिएगा कि महात्मा गांधी ने ऐसा कर दिया, अंबेडकर जी ने ऐसा, बिल्कुल नहीं। दोनों लोगों का जो लक्ष्य था वो एक ही था, भारतवर्ष को आजाद करवाना, लेकिन इनके थोड़ा मार्ग जो थे वो अलग अलग थे, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि दलितों की तरफ से प्रतिनिधित्व करने आते हैं कौन? भीमराव अंबेडकर जी, और महात्मा गांधी अपनी तरफ से थे, कांग्रेस की तरफ से। इन दोनों में एक समझौता होता है जिसे पूना पैक्ट के रूप में जाना जाता है। 1932 में, 1932 में पूना पैक्ट होता है। किसके मध्य में? तो गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के मध्य में होता है। किस लिए? सांप्रदायिक अवार्ड, कम्युनल अवार्ड के लिए ये चीजें होती हैं। गांधी जी कहते हैं कि इस अवार्ड में थोड़ा संशोधन करने की आवश्यकता है, क्योंकि दलित भाइयों को हमसे अलग ना किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये भी प्रेफरेंस उनका ठीक था। तो इस तरह से मैंने आप लोगों का रिवीजन भी सही तरीके से करवाया है। उम्मीद है समझ रहे होंगे। मिक्सअप हुआ है, 2 बार वीडियो को देखिए, सारी चीजें याद हो जाएंगी। इस तरह का रिवीजन आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसमें होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रभाव पड़ता है। अब ये कहेंगे सर सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों चलाया गया? पूना पैक्ट, रॉलेट एक्ट लाया गया था भारतवर्ष में। रॉलेट एक्ट में क्या किया गया था कि भाई साहब, लोगों को जिसकी मर्जी पकड़ के ले जाओ, बिना अपील, बिना दलील वाला कानून, कि जिसको भी चाहे उठा के ले गए, बंद कर दिए। तो उसे रॉलेट एक्ट कहा गया था, काला कानून एक तरह से हमारे भारतवर्ष में उसे कहा गया था, ठीक है ना। उसके विरोध में सविनय अवज्ञा आंदोलन बापू जी ने शुरू कर दिया था। और आपने देखा होगा नमक तोड़ो कानून, दांडी मार्च आपने पढ़ा होगा गांधी जी का, ये सब वही टाइम पीरियड है। न्यूज़पेपर वगैरह बहुत साथ दे रहा था, उसमें आर्टिकल छपते थे, गांधी जी निकल चुके हैं, आपके एरिया में पहुंचने वाले हैं, ज्वाइन करो उन्हें। तो आम जनता जाकर गांधी जी को ज्वाइन करती थी। इस तरह से वो कहां पहुंचे थे? दांडी में। उन्होंने नमक उठाकर क्या किया था? नमक कानून तोड़ा था। नमक कानून आया कब था? 1835 में। 1835 से इन सोचो, ब्रिटिशर्स की सोच कितनी यार ऊंची थी। मैं तारीफ करूंगा उनकी यहाँ पर, क्योंकि जब वो भारतवर्ष में आते हैं, वो देखते हैं कि भारत के बहुत सारे राज्य तटीय हैं, भारत सागर महासागर से अपनी सीमा साझा कर रहा है। सोचो कि नमक जो सागरों से निर्माण किया जाता था, नमक पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया और यूरोप से नमक लेकर आने लगे। सोचिए उनकी मेंटेलिटी को, सोचिए उनकी थिंकिंग के बारे में, सोचिए कि वो किस तरह के काम कर रहे थे ब्रिटिशर्स।
ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे कि यहां पर जो नमक का उत्पादन हो रहा है उस पर एकाधिकार कर लिए और ब्रिटेन से नमक मंगवा के बेच रहे हैं भाई साहब। तो इसी नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने क्या किया कि दांडी मार्च किया था। और वो कहां पर गए थे? दांडी तट पर जाकर हाथ में सागर का नमक उठा के, मुट्ठी भर नमक उठा के उन्होंने नमक कानून को तोड़ दिया था। तो ये सारी चीजें उसी टाइम पीरियड की हैं जब 1931 में भारतीय समाचार पत्र अधिनियम लाया गया था और उसी के उपलक्ष्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब क्या है? विनय पूर्वक हम आपकी आज्ञा नहीं मानेंगे। मैं हाथ जोड़कर आपसे कह रहा हूं कि मैं आपके द्वारा दिए गए आदेशों का पालन नहीं करूंगा। कितनी अच्छी बात है। महात्मा गांधी को देखिए, उनके विचार कितने उच्च थे कि हम हिंसा नहीं करेंगे, हम हिंसा नहीं करेंगे। आपको एक सा भी एग्जाम्पल दूंगा कि अहिंसक थे गांधी जी, कितने अहिंसक थे अभी मैं बताऊंगा। पहले ये समझिए कि मैं हिंसा नहीं करूंगा। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि आप हम पर कोई कानून थोपने की कोशिश मत करिए, क्योंकि हम आपका कानून नहीं मानने वाले हैं। आप भारतवासी नहीं, आप हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, हमारा शोषण कर रहे हैं। हम आपका कानून कैसे मान सकते हैं भाई साहब? तो हाथ जोड़ के हम आपके कानूनों का पूरी तरह से उल्लंघन कर रहे हैं, अवज्ञा कर रहे हैं। गांधी जी अहिंसक थे, उसका परिणाम, उसका प्रेफरेंस मैंने बोला। जब चल रहा था हमारे यहाँ क्या? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की समाप्ति कैसे होती है? चौरी चौरा के कांड में। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, हिंसा को ये कभी भी अपने ऊपर नहीं जाने देते थे कि हिंसा हम करेंगे। होता क्या है, असहयोग आंदोलन के समय पुलिस क्या करती है? जनता पर गोली चला देती है, किसानों पर गोली चला देती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो चौरी चौरा नामक जगह पर क्या होता है कि असहयोग आंदोलन के जो लोग थे, लोगों ने क्या किया? पूरी तरह से एक चौकी को ही जला दिया, थाने को ही जला दिया, 22 पुलिसकर्मी मर गए। तो गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। बहुत सारे लोगों ने गांधी जी का विरोध भी किया कि बापू जी सिर्फ 22 लोग ही तो मरे हैं। सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा कहा था कि बापू सिर्फ 22 लोग ही तो मरे हैं, क्यों आंदोलन को वापस ले रहे हो? इन्होंने कहा नहीं, हमारा जो प्रेफरेंस था, हम अहिंसा के माध्यम से देश को आजाद करवाना चाहते हैं और हम हिंसा को कहीं से कहीं तक जगह नहीं देंगे। गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस लेते हैं और इन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है। कुछ समय के बाद 1923 के करीब इनका क्या होता है, ये बीमार पड़ जाते हैं तो इन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। तभी उसी समय स्वराज्य पार्टी का गठन होता है। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। गांधी जी जेल के अंदर थे, स्वराज्य पार्टी का गठन हो जाता है, कांग्रेस में विभाजन की बात आ जाती है। फिर से सारी चीजें मैं बताता रहा हूं। कल से जो वीडियो शुरू होगा ना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस के पहले के जो कुछ पार्टियां हुआ करती थी, सबके बारे में बताऊंगा। साथ में बने रहिएगा। इतना डीपली हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं कि आप लोगों का माइंड पूरी तरह से सेट होने वाला है। ठीक, तो इस तरह से मैंने आपको असहयोग आंदोलन को बताया, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन को बताया, उसका प्रेफरेंस दिया। होता क्या है कि राजनीतिक आंदोलन में तेजी आ जाती है, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे आंदोलन उस समय चल रहे थे, है ना। और अगर मैं आपसे बात करूं तो फांसी भी हो चुकी थी हमारे शहीद भगत सिंह को, राजगुरु सुखदेव, इन लोगों को, है ना, फांसी भी हो चुकी थी। वही टाइम पीरियड है। तो जनता में आक्रोश था, अहिंसा जो थी दब चुकी थी, हिंसा पे लोग उतर गए थे। ठीक, तो 1932 में इस अधिनियम का विस्तार कर दिया गया। विस्तार ऐसे हुआ, इन्होंने इसमें एक एक्ट जोड़ दिया, क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट। मतलब कि अब यदि आपने सरकार के विरोध में थोड़ा सा भी कुछ भी छापा, आप क्रिमिनल माने जाओगे, कैद कर लिए जाओगे, बंद कर दिए जाओगे। ऐसा ब्रिटिशर्स ने कह दिया। तो इस तरह से यह स्वतंत्रता तक चलता रहा। 1931 का अधिनियम। फिर भारत में स्वर्णिम युग आता है, भारत हमारा स्वतंत्र होता है। ब्रिटिशर्स यहां से मजबूर होकर चले जाते हैं, शासन नहीं कर पाते, लेकिन हमारे भारतवर्ष का विभाजन करके जाते हैं इंडिया और पाकिस्तान के रूप में। तब स्वतंत्रता के बाद हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। आप सोचेंगे सर ये न्यूज़पेपर का चैप्टर आप पढ़ा रहे हो कि हिस्ट्री रिवाइज करवा रहे हो? जी हाँ, आपकी हिस्ट्री में रिवाइज करवा रहा हूं और ध्यानपूर्वक देखते रहिए आप लोग। वीडियो बड़ा हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। ठीक, व्यू आए ना आए, जितने लोग देखो सही तरीके से देखो बस। ठीक, चलिए। समाचार पत्र जांच अधिनियम 1947 आता है। ये किस प्रेफरेंस पर आता है? मूल अधिकारों की रक्षा के लिए। देखिए, जब हमारा भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ तो संविधान का निर्माण किया गया। तुरंत तो संविधान बना नहीं था, लेकिन फिर भी मूल अधिकार वगैरह के बारे में हम समझ चुके थे। तो हमारे उस समय के बुद्धिजीवी लोगों ने कहा कि यार ये जो प्रेस पर अधिनियम लाए गए हैं, ये हमारे लोगों के निजता का हनन तो नहीं कर रहे हैं, मूल अधिकार का हनन तो नहीं कर रहे हैं, है ना। तो उसकी जांच करने के लिए जांच समिति लाई गई। और जैसे ही जांच समिति लाई गई, इसने कहा अरे भाई साहब, ये जो 1931 का अधिनियम है, इस साला तो पूरी तरह से हमारे मूल अधिकार छीन रहा है। मतलब हम कुछ छाप ही नहीं सकते किसी के खिलाफ में, प्रेस की स्वतंत्रता ही नहीं है। तो खत्म कर दिया गया इसे। 1931 के अधिनियम को तुरंत ही रद्द कर दिया गया।
फिर क्या होता है, आईपीसी इंडियन पेनल कोड, मैंने आपको बताया है भारतीय दंड संहिता 1860 की आज भी भारतवर्ष में चल रही है, कहीं ना कहीं हमारे भारत की एक तरह से कमी है, दुर्दशा है। आईपीसी की धारा 124A जो लाई गई थी लोगों को नियंत्रित करने के लिए, प्रेस अधिनियम के लिए बनाई गई। 153A में भी यही किया गया था, इन दोनों में परिवर्तन कर दिया गया। इनमें कहा गया था कि जो सरकार के विरोध चीजें छापेगा उसको हम इस आईपीसी की धारा के माध्यम से अंडर अरेस्ट कर लेंगे, तो इसे खत्म कर दिया गया, बदल दिया गया। 1931 और 37 में जो 2 देशी राज अधिनियम लाए गए थे उन्हें भी रद्द कर दिया गया। तो समाचार पत्र जांच समिति 1947 के माध्यम से इतना काम होता है। फिर समाचार पत्र अधिनियम 1951 आता है, 1951। ये टाइम पीरियड वही है जब भारतवर्ष में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की जा रही थी, ठीक है ना। 5 ईयर प्लान में बहुत योजना आयोग का गठन किया था। सारी चीजें डियर में इकोनॉमिक्स में पढ़ा चुका हूं, एक बार चैनल पर जाकर विजिट जरूर करिएगा। 1947 की जांच समिति के सुझाव पर यहां लाया गया। 1954 में प्रेस आयोग का गठन कर दिया गया इसके माध्यम से, और 1954 का प्रेस आयोग 1956 तक ही लागू रहा। लेकिन ये बहुत शानदार था, इसने कहा कि जो संबंधित व्यक्ति है जिसे आप आरोपी सिद्ध कर रहे हैं उसे भी अपना पक्ष रखने का अधिकार देना चाहिए। ऐसा किसने कहा? 1954 का प्रेस आयोग कहता है। अब तो भारत आजाद हो चुका है, ध्यानपूर्वक देखते रहिए। फिर आता है 1956, क्योंकि 1956 तक यहां लागू था। 1956 में प्रेस परिषद एक्ट लाया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और यह जो एक्ट था 1975 तक चला। कौन सा? 1956 वाला। क्यों? क्योंकि 1975 में आंतरिक आपातकाल, इंटरनल इमरजेंसी हो जाती है और भारत में आपातकाल लग जाता है। इस वजह से 1956 के प्रेस परिषद एक्ट को पूरी तरह से निरस्त कर दिया जाता है। तो इस तरह से हमने भारतवर्ष में किस प्रकार से समाचार पत्रों का विकास हुआ, कौन कौन से अधिनियम लाए गए, किस टाइम पीरियड में लाए गए, भारतवर्ष की तत्कालिक स्थिति क्या थी, रीजन क्या थे, सब कुछ डीपली 2 वीडियो में समझ लिया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, नए दोस्तों को कमेंट करिए, दोस्तों में शेयर करिएगा और वीडियो पर कमेंट करके कमियों को बताइएगा। अगर चीजें ठीक है तो कोई बात नहीं, अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो रही है कमेंट करके बताइएगा। मैं भी आम इंसान हूं आपकी तरह, मैं बहुत बड़ा टीचर नहीं हूं, ठीक है ना, तो आपके बीच का ही हूं मैं भी। तो अगर कोई मिस्टेक हुई होगी तो आप लोग बताइएगा, करेक्ट करने की कोशिश करूंगा। बाकी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में और मैं लेकर आने वाला हूं आप लोगों के लिए शानदार सीरीज भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें और इसी तरह से प्रिपरेशन करते रहें।